जी क्लास वॉइस क्लियर है? हेलो, क्लियर है वॉइस? कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं है वॉइस में? ओके। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। Okay, we were discussing parameterized constructor before going to the break. जी, यहाँ तक जो हम समझ चुके हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि 5 to 10 मिनट्स का एक क्यूरी सेशन रख लेते हैं हम, फिर उसके बाद फर्दर हम फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दी है जो हमारे पास लेक्चर में गिवन है, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखा दी। दैट इज द एग्जाम्पल वाज डिस्कस्ड इन द लेक्चर इन विच वी हैव अ क्लास नेम सैम्पल। सैम्पल की क्लास है जिसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, स्ट्रिंग पैरम1 एंड स्ट्रिंग पैरम2, and we have a parameterized constructor which is taking two arguments, both of type string, because param1 and param2 are of string type। दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है उसको भी हमने जो है वो दो स्ट्रिंग डिक्लेयर किए कि इट विल टेक sample constructor will take two string as an argument, and param1 and param2 value can be updated with that string x and y, जो वैल्यू x और y में आएंगी जब हम ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। लाइक जैसे यहाँ पे हमारे पास मेन का हमने मेथड एक और क्लास में बनाया, उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही मैंने दो स्ट्रिंग पास कर दिए। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते के टाइम ही हम वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं, विच इज़ अ बेस्ट अप्रोच। अगर आपको पहले से पता है कि क्या वैल्यूज हो सकती हैं उस वेरिएबल के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही वैल्यू पास कर दें। तो ये क्या होगा, सैम्पल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू सैम्पल, दो स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास किए, तो मेरे प्रोग्राम का फ्लो मेन से निकल के कहाँ चला जाएगा, इस कंस्ट्रक्टर पे, जहाँ फर्स्ट वैल्यू लोकल वेरिएबल x में स्टोर हो जाएगी एंड सेकंड वैल्यू डॉट नेट लोकल वेरिएबल y में स्टोर हो जाएगी। और सिमिलरली ये मैं इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और जो x की वैल्यू है जो कि वेलकम है वो पैरम1 में स्टोर हो जाएगी, y की वैल्यू जो डॉट नेट पे आई थी और डॉट नेट की वैल्यू जो y में स्टोर हुई थी वो पैरम2 में स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके लिए पैरम1 की वैल्यू क्या है जो वेलकम सेट हुई थी, एंड पैरम2 की वैल्यू क्या होगी उसी सेम ऑब्जेक्ट के लिए डॉट नेट। सिमिलरली एक एग्जांपल हमने भी की थी लाइक दिस। एम्प्लॉय की क्लास है हमारे पास, एम्प्लॉय के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, फिर हमने इसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाए, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो सारी वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट पे सेट कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो यूज़र डिफाइंड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, नॉट नल। ठीक है, यूज़र ने जो प्रोग्रामर है उसने अपनी जो है विल पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और ये एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो क्या करेगा, इनको इस डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे इन वैल्यूज़ पे सेट कर देगा। नाउ दीज आर द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, कि जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनेगा और हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, तो वो तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इनिशियलाइज इन वैल्यूज से होगा, विच इज ABCD 1 2 3 5 लाख प्रोजेक्ट मैनेजर एंड IT। सो ये एक एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा विदाउट एनी वैल्यू पासिंग टू दैट कंस्ट्रक्टर, सो हमेशा नया बनने वाला ऑब्जेक्ट इन वैल्यूज पे मेमोरी में स्टोर करेगा। देन फिर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, फिर एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर इनपुट ले रहा है। कोई लिमिट नहीं है, यू कैन क्रिएट मल्टीपल इनफिनाइट कंस्ट्रक्टर्स ऑफ अ क्लास विद द सेम क्लास नेम, एंड कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। लेकिन एक सीक्वेंस, एक पैटर्न जो आप एक कंस्ट्रक्टर का यूज कर चुके हैं वो दोबारा यूटिलाइज नहीं हो सकता।
लेट्स से अब मैं इस पूरी क्लास में एक और कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकती जो कि एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर ले, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सीक्वेंस एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। या तो मुझे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बढ़ाना होगा या मुझे सीक्वेंस बढ़ानी होगी। हाँ, अगर मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊँ इस क्लास में सेम नेम का, जो फर्स्ट में इंटीजर और सेकंड में स्ट्रिंग ले रही हो, सो इट्स पॉसिबल, ताकि जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करें तो वैल्यू जब वहाँ से पास करें तो हमारा कंपाइलर इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ, ये वाला कंस्ट्रक्टर जिसका सिग्नेचर मैच हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एक दफ़ा एक सीक्वेंस यूज़ हो गई, वो दोबारा सेम पैटर्न दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। या तो हमें फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बढ़ाना होगा उसमें, या हमें सीक्वेंस चेंज करनी पड़ेगी। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? आपने शायद लेट ज्वाइन किया होगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को समझाए हुए तो अरसा हो गया, अब तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट के लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो मैंने 2-3 दफ़ा एक्सप्लेन किया है। अब तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी हो गया और अब कॉपी कंस्ट्रक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। सो जो हमारे पास पैरामीटराइज है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि हमें बार-बार हर दफ़ा वेट ना करना पड़े। अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक़्त ही हमें वैल्यूज़ पता है पहले से, तो हम क्या करें, हम पहले से जो है वो वैल्यूज़ जो है उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली उस ऑब्जेक्ट को सेट कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज़ दैट व्हेन वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, वी कैन पास आर्गुमेंट टू दैट कंस्ट्रक्टर और उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेट हो जाए। सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आर बेसिकली इसलिए यूज होते हैं कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही वैल्यू पास करें और उन्हीं वैल्यू से हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाए। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जैसे हमारे पास पैरामीटराइज मेथड होते हैं, या जो हम मेथड बना रहे होते हैं, जो मेथड्स आर्गुमेंट्स ले रहे होते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है कि मेथड आर्गुमेंट क्या ले रहे हैं, पैरामीटर्स क्या हो रहे हैं, पैरामीटर पास क्या हो रहे हैं। अगर वो क्लियर है तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपकी मेथड की ही जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो फिर आप ये कंस्ट्रक्टर भी नहीं समझ सकेंगे। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल फंक्शंस और स्पेशल मेथड्स विच कैन आल्सो टेक आर्गुमेंट एज अ फंक्शन। जैसे मेथड्स और फंक्शन आर्गुमेंट लेते हैं, इसी तरह हमारे कंस्ट्रक्टर्स भी आर्गुमेंट ले सकते हैं। अगेन कंस्ट्रक्टर के लिए अगर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है, सो पब्लिक का मॉडिफायर नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम ऑफ द क्लास नेम विच इज एम्प्लॉय, एंड वी कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर ऑफ सेम नेम विद इन अ क्लास, क्योंकि कंस्ट्रक्टर होते ही हमेशा क्लास के नाम के इक्विवेलेंट है, तो हम एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर विच इज द सेम एज द नेम ऑफ क्लास, और इस कंस्ट्रक्टर में मैंने एक आर्ग्यूमेंट रखा है कि एक कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय विच कैन टेक ओनली वन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, और जो आर्ग्यूमेंट पास होगा उसी के अकॉर्डिंगली मैं नेम की वैल्यू, जो क्लास एम्प्लॉय की क्लास का जो नेम है उसको सेट कर दूंगी। यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और ऑब्जेक्ट क्रिएट होते वक्त सिर्फ नेम पास हो, सिर्फ एक स्ट्रिंग पास हो, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए एम्प्लॉय का नेम वही सेट कर दो जो पास हो रहा है। लेट्स से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं ये सब चीज़ें हटा रही हूँ। ठीक है, सपोज आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट जिसमें मैं चाह रही हूँ कि नाम इनिशियलाइज हो, सिर्फ एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और इसमें मैंने पास कर दिया फिजा। ठीक है, और मैंने कर दिया E1
यानी कि जो एम्प्लॉयर डॉट मैंने सेलेक्ट किया उसके लिए तमाम चीज़ें प्रिंट कर दो। अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या मेरी क्लास में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो फिर ये क्या करेगा, क्लास जैसी एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, तो ये कंस्ट्रक्टर हमेशा मेथड की तरह ही कॉल होते हैं। तो ये फॉरन ये स्ट्रिंग इनपुट जो फिजा है इसको लेके इस एम्प्लॉय की डेफिनेशन में चला जाएगा। अब हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास में तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं, सबके नाम भी एम्प्लॉय हैं, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है? थ्रू दैट आर्ग्यूमेंट विच इज पास टू इट विच इज अ स्ट्रिंग। हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। जब मैंने कोई चीज़ डबल कोट के अंदर पास की तो ये फौरन से आइडेंटिफाई कर लेगा कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है हमें जो कि सिंपल एक सिंगल स्ट्रिंग ले रहा हो। तो ये कहाँ जाएगा, इस क्लास के ऐसे ये वाला कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा कंस्ट्रक्टर भी है जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर भी है जो एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर इनपुट ले रहा है। अभी वाले सिनेरियो में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला जिसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट जा रहा है। तो ये यहाँ पे जाके एन जो मैंने वैल्यू पास की थी फिजा, वो यहाँ इस एन के लोकल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और एन के थ्रू नेम, यानी कि जो हमारे पास एम्प्लॉय का लोकल वेरिएबल था, इंस्टेंस वेरिएबल था नेम, उसके लिए नेम क्या सेट हो जाएगा जो मैंने एन में पास किया था जो फिजा। और फिर भी ये क्या करेगा, यहाँ ये सेट करने के बाद जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर की वैल्यू मतलब बॉडी क्लोज हो, ये वापस ऊपर चला जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था यहाँ पे। अब मेमोरी में जाके E1 के लिए ऑब्जेक्ट E1 जो हमने बनाया उसके लिए इसने नेम क्या सेट कर दिया, फिजा। बाकी सारी चीजें मैंने सेट नहीं करवाई, तो बाकी सारी वैल्यूज को उनकी डिफॉल्ट वैल्यू पे रखेगा, नल 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 एंड जीरो। फिर मैंने कहा E1 डॉट प्रिंट ऑल, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है इसकी तमाम चीजें प्रिंट कर दो। सो जो मैंने नेम सेट करवाया था वो उसने फिजा प्रिंट कर दिया, बाकी सारी चीजों को डिफॉल्ट रखा। फिर हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर था हमारी क्लास में, यानी कि अब हमारे पास वेराइटी ऑफ ऑप्शंस आ गए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमें ये फंक्शनैलिटी दे रहा होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को जिन जिन की वैल्यू हमें पता हो उसी के अकॉर्डिंगली हम कॉल क्रिएट कर सकें। लेट से मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी क्लास में एक और कंस्ट्रक्टर है जो कि स्ट्रिंग और इंटीजर ले रहा है, तो मैंने यहाँ पे नाम क्या दे दिया, या हम इसको कर देते हैं नाम, ठीक है। और सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट क्या था, आईडी। अच्छा, आर्ग्यूमेंट की बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। हमारी क्लास में कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है एम्प्लॉय, एक स्ट्रिंग और फिर इंटीजर। तो अगर मैं पहले इंटीजर और सेकंड में स्ट्रिंग करूंगी तो फिर वो मुझे एरर थ्रो करेगा। लेट से मैंने कुछ भी रैंडम प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब जब मैं ये देखें, इसने एरर दे दिया। एरर क्या दिया, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इनटू स्ट्रिंग। वो कह रहा है कि आपने जो क्लास में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है वो पहले स्ट्रिंग और फिर इंटीजर ले रहा है, तो आप जो इंटीजर वहां से पास कर रहे हैं यहाँ पे वो स्ट्रिंग में स्टोर होगा, इसीलिए इंटीजर को डायरेक्ट स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो पहले इंटीजर और फिर स्ट्रिंग लेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, हमने ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं जो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टर हो विच वी हैव डिफाइंड इन द क्लास। तो हमारे पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर ले रहा है, और फिर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो एक स्ट्रिंग, इंटीजर एंड देन टू स्ट्रिंग। इसके अलावा हम किसी किसी और पैरामीटर वैल्यूज के साथ पास करेंगे तो इट विल थ्रो एन एरर। तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसी ऑर्डर में उसको कॉल करना पड़ेगा जैसे डिफाइन है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कर देती हूँ एम्प्लॉय E2, ठीक है। नेम मैंने दे दिया उस्मान, ठीक है। फिर मैंने एम्प्लॉय आईडी थी, एम्प्लॉय आईडी मैंने दे दी E1234, ये दो वैल्यूज दे दी। अब ये क्या करेगा, जैसे मेन से एंट्री पॉइंट में लेके पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएगा E1 जिसके लिए नेम फिजा कर देगा और बाकी सारी वैल्यूज डिफॉल्ट पे सेट कर देगा, क्योंकि मैंने सिर्फ फिजा नेम सेट करवाया है। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया E2 जिसके लिए मैंने नेम और आईडी दी। तो ये क्या करेगा, वो उस कंस्ट्रक्टर में जाएगा जो कि ये दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं, ये वाला स्ट्रिंग एन की वैल्यू मान सेट हो जाएगी और आईडी की वैल्यू 1234। उसी के थ्रू एम्प्लॉय E2 जो नया ऑब्जेक्ट बना है उसके लिए मेरे पास क्या वैल्यू होगी सेट, अच्छा ये उसके लिए यहाँ पे इस वाले उस पे E1 कॉल होगा, ठीक है। E1 के लिए नेम इज इक्वल टू
sorry, n is equal to फिजा थ्रू विच नेम क्या हो जाएगा हमारा, वही सेट हो जाएगा जो n है। इसी तरह ऑब्जेक्ट e2 के लिए जो हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है उसके लिए अब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, e2 n इज इक्वल टू उस्मान एंड id इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, थ्रू जिसकी वजह से नेम और एम्प्लॉय आईडी हमारे पास उस्मान एंड 1 2 3 4 सेट हो जाएंगे और फिर वापस ऊपर चला जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ e2 डॉट प्रिंट ऑल। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ e1 के लिए तो नेम प्रिंट करेगा फिजा और बाकी सारी वैल्यूज के लिए डिफॉल्ट वैल्यूज देगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 के लिए उस्मान नेम एंड आईडी 1 2 3 4 और बाकी सारी डिफॉल्ट वैल्यूज। ये देखें, ये e1 के लिए और फिर ये बाकी e2 के लिए। अब मैं चाह रही हूँ कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाऊं जिसमें तमाम वैल्यूज में दे सकूं। एम्प्लॉय e3 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, उसमें मेरे पास पहला वाला क्या था, ऑर्डर हमें देखना पड़ेगा। स्ट्रिंग है, इंटीजर है और फिर 2 स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर एंड 2 स्ट्रिंग। तो फिर हम इसी सीक्वेंस में वहाँ से वैल्यू पास करवाएंगे और अगर आप यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं तो यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू दे देती हूँ नेम अली। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 4 5 6 7 8। फिर क्या थी, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन हम कर देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डिपार्टमेंट हम कर देते हैं CSE। ठीक है, ये मैंने सारी वैल्यूज सेट करवा दी और इसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे e3 डॉट प्रिंट ऑल। ठीक है, मैंने सारी स्पेसिफिकेशन दे दी तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली वही वाला कंस्ट्रक्टर होगा जो ये 4 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग इसने सारी वैल्यूज सेट करवा दी। अली 4 5 6 7 8 CSE। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रिंट नहीं कर रहा है, लाइक हमने प्रिंट ऑल के मेथड में डेजिग्नेशन प्रिंट नहीं करवाई होगी शायद। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास डेजिग्नेशन प्रिंट नहीं है तभी वो शो नहीं कर रहा। सैलरी प्रिंट करवा रहा है तो सैलरी को हटा के हम डेजिग्नेशन दे देते हैं। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं। ठीक है, तो इसने डेजिग्नेशन भी प्रिंट करवा दी लास्ट ऑब्जेक्ट के लिए जिसके थ्रू मैंने सारे आर्ग्यूमेंट पास करवाए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हम वही सीक्वेंस यूज़ करें जो क्लास में यूज़ हो रही है कंस्ट्रक्टर्स की। हम कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं जो क्लास में डिफाइन हुआ है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ। सबसे पहले बना लेते हैं एक और ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें हम नेम दे देते हैं सारा 167 और डेजिग्नेशन हम दे देते हैं लेक्चरर। ठीक है, और हम डेजिग्नेशन हो गए, डिपार्टमेंट कर देते हैं CSN IT। मतलब एक दफ़ा जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हम उसको जितने चाहे हमें ज़रूरत हो, हम जब जब उसको ज़रूरत हो हम अकॉर्डिंग टू नीड उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ से हम कॉल कर देंगे E डॉट प्रिंट ऑल। इसको रन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। तो फ़ायदा ये हुआ कि हमने कंस्ट्रक्टर एक दफ़ा बना लिया अकॉर्डिंग टू पैरामीटर टाइप्स
और फिर हम उसको जब दिल चाहे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको सिंपल वाले जो मैंने किए थे मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। चलिए रहने देते हैं। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? मैंने ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दिया। जी क्लास, कोई क्यूरी है, कोई सवाल है? ओके गुड। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। बहुत आसान है, बहुत इजीली आई गेस आप लोग कवर कर लेंगे। अच्छा, a parameterized constructor that contains a parameter of same class type is called as copy constructor। मीन्स एक ऐसा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें हम वही, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि एक और ऑब्जेक्ट है जिसके तमाम कंटेंट सेम है जो इससे पहले वाले ऑब्जेक्ट के थे। ठीक है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट, इस वाले सिनेरियो में तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास अगर एम्प्लॉय का नेम और बाकी चीज़ें सेम होंगी तो आईडी हर हाल में डिफरेंट होगी। बट लेट अज्यूम हम चाह रहे हैं कि सेम कंटेंट हैं जो कि थ्रू आउट एक और ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम या तो ये सिनेरियो है कि हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएं और उसमें वो सारी की सारी चीज़ें रिपीट कर दें। लाइक लेट से मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक और मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है जिसके सारे सेम यही कंटेंट्स हैं, सारा 157 लेक्चरर एंड CSNIT। तो इसके लिए एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसको सारे के सारे को कॉपी करें। ओके क्लास, में वॉइस आ रही है? ओके ठीक है। तो
हम कॉपी कंस्ट्रक्टर स्टार्ट करने जा रहे थे। लेट सपोज कि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके सेम यही कंटेंट है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम इसको सेम स्टेटमेंट को कॉपी करें और जस्ट एम्प्लॉय का नेम चेंज करके कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ये एक और ऑब्जेक्ट है, लेट से मैं इसको कह रही हूँ E12। ठीक है, जिसके सेम यही कंटेंट्स हैं। एक तरीका तो ये, और एक डिफरेंट मेथड ये है जो इससे ज़्यादा बेटर है, वो ये है कि हम एक कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करें जिसमें एक ऑब्जेक्ट के कंटेंट दूसरे नए अपकमिंग ऑब्जेक्ट में हम पेस्ट करवा सकें। तो इसके लिए ये सिनेरियो जिसके लिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे होते हैं। So a parameterized constructor that contains a parameter of same class type is called a copy constructor। मीन्स कि एक पैरामीटर, एक ऑब्जेक्ट के जो पैरामीटर्स हैं वो जब हम किसी और ऑब्जेक्ट में कॉपी करवा रहे होंगे तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। Main purpose of copy constructor is to initialize new instance to the value of an existing instance। मेन पर्पस ये है कि अगर हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं और उसके कंटेंट सेम है या वही कंटेंट रखने हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस एक एग्जिस्टिंग इंस्टेंस या एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के हैं, तो उसके लिए वी कैन यूज कॉपी कंस्ट्रक्टर। लाइक यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, हाउ कैन वी क्रिएट कॉपी कंस्ट्रक्टर? फर्स्ट डिफाइन द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लाइक क्लास सैंपल है, दो पैरामीटर्स हैं पब्लिक स्ट्रिंग पैरम1 पैरम2, और फिर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक सैंपल स्ट्रिंग एक्स कॉमा स्ट्रिंग वाई, मतलब वही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और इन लोकल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई के थ्रू हम इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू सेट कर रहे हैं, पैरम1 इज इक्वल टू एक्स एंड पैरम2 इज इक्वल टू वाई। ये वही काम है जो इससे पहले हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में किया था। कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो काम हमारा सेम है जो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तक किया है। नेक्स्ट स्टेप जिसमें हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, उस कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम क्या कह रहे हैं? पब्लिक सैंपल एंड दैट कंस्ट्रक्टर विल टेक एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट। और यहाँ पे हमने क्या दे दिया? सैंपल एंड नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये तो सिर्फ लोकल वेरिएबल है। तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त ऑलरेडी डिफाइंड कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट का नेम पास कर देंगे, तो वो क्या करेगा? पैरम1 यानी कि अब जो पैरम1 की वैल्यू है उसको क्या कर दो, जो ऑब्जेक्ट आपने पास किया है उसकी पैरम1 की वैल्यू और जो ऑब्जेक्ट आपने पास किया उसके पैरम2 की वैल्यू। मेन से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सैंपल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू सैंपल, जिसमें वैल्यू हमने दे दी वेलकम एंड डॉट नेट। सिमिलरली मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, सैंपल ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू सैंपल, और उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट क्या दे दिया? पहले वाला एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट OBG। तो अब ये क्या करेगा? OBG पहला तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वेलकम की वैल्यू एक्स के थ्रू, यानी कि इस OBG के लिए हमारे पास मेमोरी में यूजुअली 2 स्पेस बनेंगे। ठीक है, एक मेरे पास बनेगा, ये जो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी उसके लिए मेरे पास मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा OBG। ठीक है, और उसके लिए पैरम1 की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? इज इक्वल टू वेलकम। ठीक है, जो हमने फर्स्ट वैल्यू पास की है जो यहाँ से एक्स पे जाएगी, और फिर सेकंड वैल्यू पैरम2 क्या हो जाएगी मेरे पास? डॉट नेट। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट जो लाइन एग्जीक्यूट होगी ये उसका मैं आपको बता रही हूँ। ये जो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी एक ऑब्जेक्ट बनाएगी मेमोरी में OBG नाम का, जिसके लिए फर्स्ट वैल्यू जो वेलकम पास है वो इस एक्स में पास होगी और एक्स के थ्रू पैरम1 में चली जाएगी। तो ऑब्जेक्ट की पैरम1 वैल्यू वेलकम हो गई, और जो सेकंड वैल्यू है डॉट नेट ये यहाँ वाई पे पास होगी, वाई के लोकल वेरिएबल में, और वाई के थ्रू पैरम2 में चली जाएगी। तो ऑब्जेक्ट के लिए पैरम2 की वैल्यू हो गई डॉट नेट। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया सैंपल OBG1, और मैंने इस OBG1 को कहा इज इक्वल टू न्यू सैंपल OBG के, इसमें क्या आर्ग्यूमेंट दे दो? प्रीवियस वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट दे दो। तो अब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? ये वाला कंस्ट्रक्टर,
जो कि एक ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट ले रहा है, और ये जो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है उसको यहाँ पे ओबीजी के लोकल वेरिएबल में पास कर देगा। तो जो हमारा नया ऑब्जेक्ट बनेगा obj1, उसके लिए वो पैरम वन की वैल्यू क्या सेट करेगा, इज इक्वल टू जो ऑब्जेक्ट मैंने इसको पास किया है उसकी पैरम वन की वैल्यू। तो मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में जाके देखेगा ओबीजी की पैरम वन की वैल्यू वेलकम है, तो नया ऑब्जेक्ट जो obj1 है उसकी वैल्यू पैरम वन की वही कर देगा जो ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट की है। सिमिलरली पैरम टू की वैल्यू क्या कर देगा, जो ऑब्जेक्ट मैंने पास किया है एज एन आर्ग्यूमेंट उसी की ही पैरम टू वैल्यू। अब इसको मैं आपको सी शार्प पे भी करके दिखा देती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत लेंदी हो गया है, तो मैं इसको हटा देती हूँ, और ये क्लास को भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, लेट सपोज आई एम क्रिएटिंग अनदर क्लास, पब्लिक क्लास मोबाइल, ताकि हम फ्लैश नए उससे काम करें। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक है, इसमें यहाँ पे मैं कुछ फील्ड ले लेती हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग कंपनी, पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल, पब्लिक स्ट्रिंग कलर। ठीक है, लेट सपोज ये 4 ऑब्जेक्ट और मैंने एट्रीब्यूट्स लिखे हैं। उसके बाद मैंने एक एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ताकि हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएं। अब तक जितना किया है वो भी समराइज कर देती हूँ, और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी उसी में ऐड ऑन कर दूंगी। पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नाम शुड बी सेम ऑफ द क्लास नेम इज मोबाइल, सो कंस्ट्रक्टर का नेम भी हमारे पास मोबाइल होगा। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। इसके लिए मैं कुछ वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू से सेलेक्ट कर देती हूँ। मैं कह देती हूँ कंपनी मेरे पास नोकिया है बाय डिफ़ॉल्ट, जब कोई वैल्यू हम पास ना करें। मॉडल हम कर देते हैं स्ट्रिंग है तो डबल कोड में आएगा 10, और कलर हम कर देते हैं रेड एंड ब्लैक। अच्छा, ठीक है, ये मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज कर दी। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, फिर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पब्लिक मोबाइल, जिसमें मैं तीन ही स्ट्रिंग है तो हम 3 स्ट्रिंग रख देंगे, स्ट्रिंग सी, स्ट्रिंग एम, आप चाहें तो सेम नेम भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग एम, स्ट्रिंग कलर, बट इफ यू विल यूज सेम कलर और सेम वेरिएबल्स नेम फॉर लोकल, तो उसके लिए फिर आपको दिस का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि जो मेरे पास कंपनी है इज इक्वल टू सी, लोकल वेरिएबल सी पे जो वैल्यू पास हुई है वो कंपनी नेम सिलेक्ट कर दो, मॉडल इज इक्वल टू जो एम में सिलेक्ट हुआ है वो कर दो जो एम की वैल्यू है, और हमारे पास जो कंपनी है COMPANY, सॉरी कलर इज इक्वल टू, कलर को कर दो CO। आप मॉडल को इंट रखना चाह रहे हैं तो आप मॉडल रखें, क्योंकि मॉडल मैंने स्ट्रिंग इसलिए रखा है क्योंकि नेम कभी ऐसे भी होता है C123J7, तो उसमें अल्फाबेट्स भी आ रहे होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने उसको स्ट्रिंग में ही रखा है। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, और फिर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी जो कि मेरे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा, पब्लिक मोबाइल, और ये कंस्ट्रक्टर क्या लेगा, जो मोबाइल वाली मेरी क्लास है उसी का ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट जाएगा। तो मैंने मोबाइल एम, और मैंने कहा कि कंपनी का नेम क्या कर दो, कंपनी इज इक्वल टू एम डॉट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट पास किया है उसकी कंपनी का नेम जो ऑलरेडी प्रीवियस ऑब्जेक्ट बन चुका है, मॉडल इज इक्वल टू एम डॉट कलर। ये देखें क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है, ऑब्जेक्ट के लिए वो मुझे सारे एट्रीब्यूट दिखा रहा है। एंड और क्या रह गया, मॉडल हो गया, कंपनी हो गया, कलर, कलर इज इक्वल टू एम डॉट कलर, मॉडल इज इक्वल टू एम डॉट मॉडल। ठीक है, ये मॉडल सिलेक्ट हो गया और ये कलर सिलेक्ट हो गया।
और फिर यहाँ पे हम एक प्रिंट ऑल का भी मेथड बना देते हैं, पब्लिक void print all console dot write line ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, प्रिंट हो जाए कंपनी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं कंपनी, मॉडल एंड कलर। ठीक है, ये मैंने एक क्लास बना दी जिसमें एक डिफॉल्ट, एक पैरामीटराइज और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया। कॉपी कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट हम इस तरीके से लेते हैं, नेम ऑफ द क्लास और आगे कोई भी लोकल वेरिएबल का नाम। इट मीन्स कि जब नेम ऑफ क्लास आ गया, सो दिस कंस्ट्रक्टर विल टेक एज एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, अब फिर हम इसको यहाँ पे मेन मेथड में जाके मैंने मोबाइल की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मोबाइल एम इज इक्वल टू न्यू मोबाइल। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है प्रिंट ऑल, तो वो सारी वैल्यूज क्या रखेगा, डिफॉल्ट वो जो मैंने नोकिया वाली दी थी। ठीक है, नोकिया 3310 रेड एंड ब्लैक। फिर मैं एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ, जो कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है उसको कॉल कर देते हैं, मोबाइल M1, इसको हम M1 कर देते हैं, M1 मोबाइल M2 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल। ठीक है, इसमें मैं स्पेसिफिकेशन क्या दे देती हूँ, कंपनी नेम लेट्स से सैमसंग। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाए तो सेम मीटिंग आईडी पे फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे। सैमसंग मॉडल मैं कर देती हूँ, सैमसंग का क्या मॉडल करना है, A10s लेट्स सपोज, और कलर इसका कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, ये मेरे पास तीन चीज़ें हो गई नया मोबाइल के ऑब्जेक्ट के लिए, और इसको मैं कॉल कर देती हूँ M2 डॉट प्रिंट ऑल, तो वो सारी चीज़ें प्रिंट कर देगा, रन। ठीक है, इसने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया M2 के नाम का। नाउ आई एम क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट विच विल बी M3, और उसके कंटेंट सेम होंगे जो कि ये इस M2 के हैं। लेट्स से मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट, एक नया एक और सेल फोन है सैमसंग, जिसका कंपनी नेम A10s, मॉडल नंबर और कलर उसका ब्लैक है, उसके सेम कंटेंट्स हैं जो कि इस प्रीवियस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए आई कैन यूज कॉपी कंस्ट्रक्टर। पहले हम एक कंसोल और राइट लाइन की स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दे देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और फिर यहाँ पे मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रही हूँ, मोबाइल M3 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल, और उसमें मैं कौन सा कंटेंट किसके सेम है, M2 वाले, तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगी M2, यानी कि ये जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, मोबाइल M3 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल M2, और M2 के कंटेंट्स क्या हैं, सैमसंग, कंपनी इज सैमसंग, मॉडल इज A10s एंड कलर इज ब्लैक। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाए, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। फिर वेट ही कर लेते हैं, मीटिंग एंड हो जाए, फिर नेक्स्ट मीटिंग में फिर मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगी, वरना फिर बीच में इंटरप्शन आ जाएगी।